हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे और एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण में। और पाठ का नाम है कारक। इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कारक। अब कारक है क्या? बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कारक की ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों हुई इसकी, कि हमने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ ली, विशेषण पढ़ लिए, लेकिन ये अब कारक क्या है? तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने कहा कि मैम इसे आप थोड़ा समझा दें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलिए कारक समझ लेते हैं क्या है कारक। तो आज हम कारक पे बात करेंगे। अगर मैं आपको एक साधारण सी भाषा में कहूँ कि जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम साधारण शब्दों में समझेंगे कि आखिर कारक है क्या। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूँ कि हमें जब शब्दों को हम अलग अलग लिखते हैं तो हमारे शब्द जो हैं बिल्कुल एक फूलों के समान होते हैं। जैसे फूल, एक फूल हम लेंगे तो उसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फूल और गुलदस्ते में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, आप तुरंत मुझे जवाब देंगे कि मैम फूल एक होता है और गुलदस्ता फूलों का समूह होता है, यानी कि बहुत सारे फूल होते हैं। तो उसी को जब हमने बहुत सारे फूल इकट्ठा किए तो एक गुलदस्ते का उसने आकार ले लिया। जिस प्रकार एक धागा उन्हें प्रो करके, यानी कि फूलों की बात हो रही है, अभी हम गुलदस्ते की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक फूल की बात कर रहे हैं। जैसे एक एक फूल को पिरा करके एक माला तैयार की जाती है एक धागे के द्वारा और एक माला बना दी जाती है, वैसे ही कारक भी हैं। जैसे कारक क्या है? कारक जो है संज्ञा, वो फूल क्या है? हमने फूल नाम दिया है किसको? संज्ञा को, सर्वनाम को और साथ में क्रिया को। इन सभी शब्दों का जब आपस में संबंध जोड़कर उन्हें एक वाक्य के रूप में परोते हैं तो हम कारक कहते हैं उन्हें। अब कैसे? भाई संज्ञा शब्दों के द्वारा हम कोई वाक्य बनाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, अब यहाँ पर मोहन के द्वारा है। अब अगर हम के द्वारा हटा दें तो के बचेगा। के बिना क्या लिखा जाएगा? कुछ ऐसा। अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल देखूं, सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अपने ऊपर दे देती हूँ कि अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांट दिए। पर्चे मीन्स प्रश्नोत्तर की बात हो रही है या प्रश्न पेपर की बात हो रही है। अब अगर मैं इनमें यहाँ पर ने और पर हटा दूँ तो क्या बचेगा? अध्यापिका समय पर्चे बांट दिए। अब मैंने पर भी हटा दिया और ने भी हटा दिया तो वाक्य कुछ अधूरा है। ये जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, ये हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं और हमारे वाक्य को पूर्ण करने में मदद करते हैं। बिना कारक के वाक्य हमारे अधूरे रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। कह नहीं सकते बल्कि ये सच्चाई है। अगर हम कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्यों में तो क्या होगा? वो वाक्य अधूरे रहेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं किस पर? परिभाषा पर। देख लेते हैं पहले स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है। ये तो हमने बहुत सारी बात जानी, अब एक्चुअल में कारक क्या है उसे भाषा की दृष्टि से जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रूप विज्ञान के संदर्भ में किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उनके संबंध के अनुसार रूप बदलना कारक कहलाता है। आप देखिएगा कितनी बड़ी बात कह रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम है और उस साथ में क्रिया है, उसके साथ जो संज्ञा सर्वनाम का जो संज्ञा, इसमें लिखा हुआ संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के जो साथ संबंध के अनुसार रूप बदलता रहता है। और
वो रूप बदलना कारक कहलाता है। यानी कि अगर हमने कारक चिन्हों का प्रयोग किया है और क्रिया संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ अपना रूप बदल रही है, तो उसका एकमात्र कारण क्या है, वो है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के कारण ही ये ऐसा देखने को मिलता है। अर्थात व्याकरण में संज्ञा या आगे पढ़ लेते हैं क्या है परिभाषा। कह रहा है कि अर्थात व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक यह इंगित करता है, यानी कि यह बताता है। कारक क्या बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो काम है वो क्या है। कारक कई रूप में देखने को मिलता है। अब देखिएगा, हमने इतनी बात तो जान ली कि कारक का जो संबंध होगा वो क्रिया के साथ, सर्वनाम के साथ, संज्ञा के साथ। जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ जब क्रिया का हम संबंध जोड़ेंगे तो संबंध को जोड़ने वाला कौन होगा, वो कारक होगा। अब यहाँ कह रहा है कि कारक के कई भेद हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। पहले इनके जो है भेद देख लेते हैं और फिर कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि कारक क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कि विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या तथा कारक के अनुसार शब्द का रूप परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। भिन्न मीन्स अलग अलग प्रकार से। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में 8 कारक होते हैं। जर्मन भाषा में 4 कारक होते हैं। खैर हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हमें तो सिर्फ हिंदी में जानना है, या फिर हम संस्कृत में जान लेते हैं। जैसा लिखा गया है कि संस्कृत में कितने हैं, 8 होते हैं। हिंदी में जान लेते हैं कि हिंदी में कितने कारक होते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके 8 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। संस्कृत में भी 8 ही भेद होते हैं और हिंदी में भी 8 ही होते हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं, लेकिन हम यहाँ विभक्तियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, विभक्ति की बाद में बात करेंगे। खैर अब हम जो है बात कर लेते हैं सिर्फ कारक की। अब ये कारक चिन्ह कौन कौन से हैं पहले ये जानेंगे और साथ में ही इनका हम वाक्य भी बनाएंगे कि इन चिन्हों के द्वारा हम वाक्यों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कारक के भेद। इससे पहले हमने परिभाषा जानी थी, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं या संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम कारक कहते हैं। किन के बीच में था, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच में जो भी संबंध बताएगा, जो संबंध जोड़ेगा, वही हमारे कारक चिन्ह होंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा, इसमें स्क्रीन पे नज़र होंगे। पहले हम देख लेते हैं कि 8 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला था जो है कारक चिन्ह है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्म से या के द्वारा एक ही बात है। चतुर्थी संप्रदान को या के लिए संप्रदान है। विभक्तियाँ भी साथ में दी गई हैं। पंचम या पंचमी अपादान से अलग होने पर पहले एक बार देख लेते हैं, फिर वाक्य के साथ इन्हें समझेंगे। षष्ठी संबंध का, की, के, रा, री, रे या रा, रे, री। सप्तमी में अधिकरण यानी कि में पर। और अष्टमी और अंतिम का हमारा जो भेद था वो है संबोधन, हे, अरे, ओ या अजी। तो ये हमारे 8 भेद हैं और अब हम इन्हें वाक्य के साथ समझेंगे। अब वाक्य क्या हो सकते हैं, इन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला है कर्ता कारक चिन्ह। क्या है, ने।
कर्ता ने, यानी कि अगर कर्ता कौन है, मोहन है, राम है, सीता है, गीता है, तो राम ने फल खाया, गीता ने पत्र लिखा, या बालक ने दूध पिया। हम कुछ भी जो है अगर क्रिया करते हैं उसमें कारक चिन्ह स्वाभाविक है, लेकिन कुछ ऐसे जो वाक्य होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी वाक्यों में कारक चिन्हों का यूज होगा, लेकिन वो कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कारक चिन्ह नहीं होते। लेकिन अब वो उस पर भी बात कर लेते हैं, ऐसे कौन से वाक्य हो सकते हैं। मैं आपको 2 वाक्य समझाऊंगी, कारक चिन्ह के साथ और कारक चिन्ह के बिना। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, स्क्रीन पे नहीं है एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसे ही आपको मौखिक रूप में समझाऊंगी कि कर्ता, अगर कर्ता की बात करें तो कर्ता है मोहन, मोहन सेब खाता है। अब ये हमारा सिंपल वाक्य है कि मोहन सेब खाता है, लेकिन अगर मैं इसी का कारक चिन्ह के द्वारा एक वाक्य बनाऊं जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो वाक्य कुछ ऐसा बनेगा कि मोहन ने सेब को खाया, मोहन ने सेब को खाया। वहाँ मोहन सेब खाता है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, बिना कारक चिन्ह के है, लेकिन मोहन ने सेब को खाया, किसने खाया, मोहन ने खाया, किसको खाया, सेब को खाया। तो यहाँ ने का प्रयोग हुआ और को का प्रयोग हुआ है, ये कारक चिन्ह के साथ है वाक्य। चलिए अब हम द्वितीय देख लेते हैं, कर्म को। कर्म का क्या है, इसका एक सिंपल सेंटेंस जानेंगे हम। जैसे बिना कारक, अब जो कौन सा कारक नहीं है, देखो को की बात कर रहे हैं, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। अब हम कर्ता की बात नहीं करेंगे, कर्म की बात करेंगे। अब है दूसरा वाक्य, मोहन ने सेब खाया, मोहन ने सेब खाया, ने आ रहा है लेकिन कर्म नहीं है, कर्म कारक का चिन्ह नहीं है। अब हम कर्म की बात करें, द्वितीय विभक्ति की बात कर रहे हैं, द्वितीय कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं। अब हम अगर इसके कारक के साथ, तो क्या होगा कर्म का, मोहन सेब को खाता है या मोहन सेब को छील रहा है, ये हमारा क्या होगा, कर्म कारक का वाक्य है। पहला क्या था, मोहन ने सेब को खाया, ये हमारा कर्म कारक का बिना कारक चिन्ह वाला था, जिसमें कर्म कारक का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। फिर हमने उसका दूसरा जो कारक चिन्ह के साथ प्रयोग किया वो था, मोहन सेब को खाता है। अब तीसरा देख लेते हैं, तृतीय विभक्ति का करण कारक, जिसका कारक चिन्ह है से के द्वारा। अब वाक्य में से या के द्वारा आना चाहिए, तभी वो इस तृतीय विभक्ति का करण कारक होगा। अब देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो कारक चिन्ह है से के द्वारा, जैसे मोहन चाकू से सेब छीलता है, मोहन चाकू से या चाकू के द्वारा सेब छीलता है। तो यहाँ पर जो ये से और के द्वारा चिन्ह यूज हुआ है, ये करण कारक का है, और करण कारक में कौन सी विभक्ति थी, तृतीय विभक्ति थी। अब बात कर लेते हैं चतुर्थी विभक्ति की, संप्रदान कारक। ये हमारा चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है, और इसका कारक चिन्ह है को के लिए। आप देख लेते हैं संप्रदान का, इसमें क्या होगा, राम सुनीता को सेब देता है। अब देखिएगा यहाँ पे को आया है, राम क्या कर रहा है, सुनीता को सेब दे रहा है। अगर हम एक और वाक्य बनाएं तो के लिए जिसमें यूज होगा, तो राम सुनीता के लिए सेब लाता है। कुछ इस प्रकार से भी बनेगा, राम सुनीता को सेब देता है, या राम सीता को सेब देता है, या सीता के लिए सेब लाता है। हम दोनों रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसकी बात, संप्रदान के लिए। अब बात कर लेते हैं हम पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हम बात करेंगे अपादान कारक की। अपादान कारक पंचमी विभक्ति
तो अगर अपादान की बात करें से अलग होने पर, इसका जो कारक चिन्ह है वो है से अलग होने पर। जैसे अगर मैं कहूँ पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से फल गिरा, या टेबल से बिल्ली कूदी, तो अलग हो रही है चीज़। टेबल से पेन नीचे गिरा, तो जो टेबल पर थी अब वो चीज़ अलग हो रही है। यहाँ हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। और इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बना दूँ सुनीता राम से सेब लेती है। अब सुनीता ने राम से सेब ले लिया है, तो राम के पास जो सेब था वो सुनीता के पास आ चुका है, यानी कि उससे अलग हो चुका है। या हम कह सकते हैं सुनीता राम से सेब लेती है, ले चुकी है या लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर से के द्वारा से जो कारक चिन्ह आ रहा है और अलग हो रही है चीज़। अब हम बात कर लेते हैं षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संबंध कारक का पता चल रहा है का, के, की या रा, रे, री। इसे देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। उदाहरण अगर हम देखें, वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है। अब किसकी मिठास अच्छी लगती है, तो सेब की लगती है। सेब और मिठास के बीच में जो कारक चिन्ह है वो की है। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था का, के, की या फिर रा, रे, री। तो यहाँ पर जैसे मेरे घर सेब का पेड़ है, तो मेरे, अब वहाँ पर रे आ रहा है, मेरे घर सेब का पेड़ है, तो रे आ गया है कारक चिन्ह। तो दोनों का हमने वाक्य आपको बताया। अब है हमारा अंतिम नहीं कहेंगे, अभी सप्तमी की बात करेंगे, सप्तमी और अष्टमी, जिसमें है सप्तमी विभक्ति और क्या है अधिकरण। अधिकरण कारक है और इसका जो कारक चिन्ह है वो है में पर। अब ये क्या है, इसका हम वाक्य देख लेते हैं। जैसे अधिकरण में सेब प्लेट में रखा है या सेब प्लेट में पड़ा है। सेब की प्लेट मेज पर रखी है, या सेब की जो प्लेट है वो मेज पर रखी है। अब यहाँ पर में और पर कारक चिन्ह आ रहा है, तो आपको समझ आया होगा कि इसमें इन दोनों का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में जौन सा कारक चिन्ह होगा वही उसका भेद होगा। अगर में पर है तो अधिकरण होगा, ने है तो करण होगा, कर्ता होगा, और हे अरे है तो संबोधन ही होगा। आप देखिएगा आठवां है हमारा संबोधन, और इसका कारक चिन्ह है हे, ओ, अरे या फिर कहेंगे अजी। तो इसे देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम और लास्ट जो था हमारा, इसका भेद था। और ये क्या है, इसकी पहचान हम देख चुके हैं। अब हम इसका वाक्य पढ़ लेते हैं कि वाक्य में कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य हमारे सामने आ जाए तो पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जिसे संबोधित किया जाए या जिसको बुलाया जाए या जिसका संबोधन किया जाए उसी को हम संबोधन कारक कहेंगे। अब संबोधन में जैसे अरे मोहन सेब तो तोड़ कर लाना, अरे मोहन या अरे बच्चे जरा ये दूध का गिलास तो उठाना, तो हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। हे चुप रहो, ओ, या अरे तुम्हारा एक पर्स गिर गया है, या अजी इधर सुनो। इस तरह के शब्दों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज का एक छोटा सा प्यारा सा जो टॉपिक था आपको समझ आया होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया है। अगली वीडियो में मैं इसके उदाहरण के साथ स्क्रीन पे लेके आऊँगी, जिसमें हर एक के जो पार्ट के दो एग्जाम्पल होंगे, वाक्य होंगे। वैसे जो मैंने समझाने का प्रयास किया है बहुत स्लो भाषा में समझाया है। और चलिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।